प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ कई दिन बाद हैं आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम। सर, कई लोग की बड़ी शिकायत थी चुनाव में कि चुनाव जो है बड़ा नीरस जा रहा है, दिख नहीं रहा है, गर्म नहीं हो रहा, या मतलब फीलिंग नहीं आ रही चुनाव की। पर ग्रेजुअली मोदी जी ने चरण दर चरण अपने वक्तव्यों से और उन बातों को कहकर जिनको वो अपने दिल में तो रखे थे सालों तक, पर वो कह नहीं रहे थे, कई जरूरी और सही बातों को कहकर उन्होंने चुनाव को एक समय इस चुनाव के समय का सदुपयोग किया ताकि जनता में काफी ज्यादा अवेयरनेस लाई जा सके। एक बहुत बड़ी बात जो अक्सर आप भी कहते हैं, हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं, कि एक वोट बैंक है भारत में और हम्म। उसने भारत के लोकतंत्र को बंधक बना के रखा है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। हम्म। और वो मुस्लिम वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे कुछ पार्टियां उसको एकदम अपना वो उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। आज मोदी हम्म। जी का ये वक्तव्य जो है, ये वीडियो हम लोग जरा सुनते हैं, फिर आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर मोदी जी ने क्यों कहा है या कितना जरूरी था कहना। ये रहा वीडियो। और ये बात हो रही है सेकुलरिज्म के नाम पर बनने वाली पार्टीज ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया और उनके इस वोट बैंक के लिए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। सर, एक बार फिर चलाएंगे इसको और क्लैरिटी आ इंडिया जाएगी। अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। जी सर। आनंद सर, मोदी हाँ। जी ने बड़े कड़े शब्दों में ये बात बहुत क्लियरली कही कि एनडीए अलायंस मुस्लिम वोट बैंक के सामने इतनी बुरी तरह बिछ जाता है, हम्म। उसकी सारी बातों को मानने लगता है, हम्म। उसके सारे कुकर्मों पे आंख पट्टी बांध लेता है, देखना हम्म। बंद कर देता है। सो मच सो हम्म। दैट हम्म। कि मोदी जी ने ये शब्द इस्तेमाल किया कि वो उनके सामने मुजरा करता है। देखिए, यहाँ मैं आपकी क्या अभी राय? जब मुझे 5 मिनट दीजिए अनइंटरप्टेड। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि मुजरा ये शब्द जो है, इसके नॉर्थ में एक मायने है, महाराष्ट्र में एक अलग मायने है। महाराष्ट्र में मुजरा कहा जाता है, नॉर्थ में मुजरा कहा जाता है, महाराष्ट्र में मुजरा कहा जाता है, और उसमें दोनों के मायने अलग है। नॉर्थ का मुजरा जो है, जहाँ जो सब समझते हैं, वो एक नाच है, तवाइफ का नाच है। ठीक है। और मुजरा हो जाने के बाद जो भी मुजरे का पैटर्न हो, उसके साथ मुजरे वाली का जो होता है वो भी है, वो एक अलग बात है। मुजरा जो करते हैं उनके साथ जो होता है वो भी बात अलग है। ठीक है। उसकी कीमत कौन चुकाता है वो बात अलग है। तो वो हुआ मुजरा। जब महाराष्ट्र में जो मुजरा होता है, ये मुजरा ज, ठीक है, ये मुजरे का अर्थ है कॉर्निश। ये आदर से, सम्मान से वगैरह, मतलब जो एक सत्ताधारी के सामने जो ये कहते हैं तो उसको मुजरा कहते हैं। मतलब शिवाजी महाराज को भी उनके दरबारी जो थे वो मुजरा करते थे, लेकिन वो मुजरा है, मुजरा नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, या यूं कहिए कि दोनों में अस्मिता का फर्क है, दोनों में आत्मगौरव का फर्क। हाँ, ये सही बात है, दोनों में आत्मगौरव का फर्क है। आप समझे, ये बहुत बड़ा अंतर है। मुजरा जो है ये अपने आदरणीय सत्ताधीश को किया हुआ वंदन है, वो मुजरा है। ठीक है। और मुजरा जो है, दोनों में आत्मगौरव का बहुत बड़ा अंतर है। खैर, जी। हम दोनों बात में याद कर लें, महाराष्ट्र का भी अर्थ कर लेते हैं कि सत्ताधीश या जिसके भी सामने आप झुकते हैं तो उसको आप मुजरा करते हो, या किसके सामने मुजरा करते हो। तो जो इंडी लिंडी जो भी अलायंस है, तो वो अलायंस का जो मुजरा है, अब मोदी जी ने तो मुजरा कहा है, मुजरा नहीं कहा, हम्म। तो मुजरे की बात करते हैं। तो उसके सामने मुजरा करता है तो करें। उसके बाद अभी देखिए, मुजरे वाली के संतानों को तो बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती समाज में, वो दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जो है सो है। ठीक।
लेकिन बात यह है कि ये जो मुजरे की बात आई, ये क्यों आई? मतलब ये लोगों ने क्या ही कहें, अभी ये मुजरा लेकर, मुजरा शब्द को लेकर नाच रहे हैं। क्या वो ये बात नहीं जानते? या यूं तो कहिए कि एक महाराष्ट्र में एक मुहावरा है, मतलब जो चरित्रहीन होती है ना, उनको चरित्र को लेकर ज्यादा खुजली मचती है। कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। ये लोग जो उछल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल उनको सही जगह मिर्ची लगी है। उनको उनकी औकात बताई गई कि भाई तुम ये हो, तो वो कहना नहीं चाहते। तो ये, और यहां एक बात मैं कहूंगा, ये जो वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक जो है ना, ये ऐसी बैंक है जो कभी डूबती नहीं है, लेकिन ये ऐसी बैंक है जो देश को डुबाती है। ये वोट बैंक में ये पार्टियां जो निवेश करती है, वो निवेश नहीं डूबता, लेकिन देश डूबता है। बड़ी बात। देश में जगह जगह पर जो मिनी पाकिस्तान हुए हैं, जहां भारतीय लोग जाने से कतराते हैं, या भारत के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, है देशभक्त भी मुसलमान है इस देश में, लेकिन वो भी खुलकर अपनी देशभक्ति का इजहार करने को वहां कतराते हैं। तो ऐसे मिनी पाकिस्तान पैदा हुए हैं इस वोट बैंक के कारण। ये वोट और बैंक एक बड़ा पाकिस्तान, और एक बड़ा वो तो पाकिस्तान भी पैदा हो गया। वो तो कब का हो गया, पाकिस्तान दोनों बाजू पाकिस्तान, मतलब वो एक्चुअली इस्लाम ऑक्यूपाइड इंडिया है। हम पीओके कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, नहीं, हमें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही इस्लाम ऑक्यूपाइड इंडिया कहना चाहिए। गुड पॉइंट। वो भारत में क्या इस्लाम क्या लेके आया था? घोड़े, और उसके साथ एक मैचिंग करने वाला एक ड का दूसरा जो है, वो घोड़े लेके आया था, बाकी क्या लेके आया? हाँ, सिर्फ पुरुष आए थे, महिलाएं तो नहीं आई थी। हाँ, तो बस, तो क्या लेके आया था ये सब? जमीन क्या, ये जमीन तो यही की है। सोना वगैरह कुछ लेके आया था? लूटने तो आए थे लुटेरे। जी। तो मतलब देखिए, आप ये कह रहे हैं सर आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सही जगह चोट की है और एकदम ऐसा अद्भुत प्रहार किया है। पेट्रोल वाला फहा लगता है ना वो, तो बस किकियारियां वही निकल रही है। जी हाँ, बस वही पेट्रोल लगा के फहा लगा दिया है। इनके जो अंदरूनी गंध थी, हाँ, जो मवाद था, उस पर जो बैंडेज चिपका रखा था, वो बैंडेज फाड़ फोड़ के मोदी जी ने बाहर फेंक दिया। अंदर का दिख रहा है आपकी पेट्रोल काफी चिप ये जो एडेसिव होती है ना, दबा के टेप जो होती है, तो टेप में जो एडेसिव्स होते हैं वो उसको डिसॉल्व करने की क्षमता पेट्रोल में होती है। तो वहां लगा दिया तो वो सॉल्वेंट निकल के, वो एडेसिव टेप निकल के पूरा मवाद बाहर निकल आ गया ना, तो उनके लिए वो एम्बैरेसिंग हो गया, तो उनको वो मिर्ची लगी है। ठीक है, लेकिन यहां बात क्या है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। मतलब एक गुस्सा जो है हमारा वो तो ठीक है, लेकिन बात यहां मूल क्या है? जो मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा क्या है? आपको 1950 की प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जानते हैं आप क्या है? ऑथेंटिक है, मैं डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अवेलेबल। बताएं सर। छोटी सी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो कहती है कि एससी के बेनिफिट्स, एसटी नहीं कह रहा हूं, वो भी कांग्रेस का कमीनापन था, उस पर भी आता हूं। एससी के जो बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स, तब ये इतना रिजर्वेशन वगैरह था नहीं, लेकिन एससी के जो बेनिफिट्स हैं
वो हिंदू शेड्यूल कास्ट जो देशज धर्मों में, मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म में जो कन्वर्ट होता है, उसको ही मिलेंगे, दूसरे किसी को नहीं है। तो उसको ही मिलेंगे, ये जब कैटेगरिकली स्पेसिफाई किया गया है कि उनको ही मिलेंगे, तो इसका क्लियर अर्थ है कि दूसरे किसी को वो बेनिफिट्स पे कोई अधिकार नहीं है। और जब हिंदुओं को जो कन्वर्ट करते हैं लालच से, झूठ बोल के या धमकाकर वगैरह, जो भी कन्वर्ट करते हैं, उनको क्या कहकर कन्वर्ट करते हैं कि हमारे में जाति भेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, एक ही सफ में खड़े हैं, वो वही सफ होती है, उसके बाहर कोई सफ नहीं होती। मस्जिद में ही सब एक ही सफ में खड़े होने की बात की जाती है, वहां भी कोई एक सफ में खड़ा नहीं रहता। वो बंदे के साथ क्या है, शाह खड़ा नहीं होता। ये कहने की बातें हैं केवल, उनकी मस्जिद ही अलग होती है, ठीक है। तो ये बातें जब तुम कहते हो कि तुम में भेदभाव नहीं है, तो अब कास्ट कहां से आ गई? कास्ट वॉज कंसिडर्ड हिंदू एबरेशन, कास्ट वॉज कंसिडर्ड हिंदू सिन। जाति जो है वो हिंदुओं में, हिंदुओं का दोष या सनातन का या हिंदू धर्म का दोष माना गया था। और भेदभाव वगैरह मैं उस पर, मतलब कितना कल्पित है, कितना आरोपित है, उस पर मैं नहीं जाता, बिल्कुल। लेकिन जो भी है, तो वो भेदभाव का कुछ कॉम्पेंसेशन करने के लिए, उसकी कुछ क्षतिपूर्ति करने के लिए रिजर्वेशन वगैरह दिया गया था। तो ये हिंदू का हिंदू तक मामला था। वैसे सिखी है या जैनिज्म है या बुद्धिज्म है, ये सभी धर्म जो है ये भारतीय सनातन से ही सनातन की उपज है। ये सभी लोग तो निकले सनातन से ही है। तो धर्मांतरण के बाद भी इसका फायदा केवल सनातन के उससे सीमित था। और ये 1950 की प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, मतलब बाबा साहब तब जीवित थे, कानून मंत्री भी थे, उनका कहीं भी इसको विरोध नहीं था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस विदाउट मतलब विदाउट टेकिंग बाबा साहब कंसेंट इनटू अकाउंट वो हुआ होगा, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस है। और इसमें ट्राइब्स न डालने की कांग्रेस वालों का कमीनापन है। मैं जानबूझ के ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि उनका कमीनापन, क्योंकि जब हम जनजातियों की बात करते हैं, देखिए इस्लाम मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ईसाइयत में भी क्या है कि कई सारे भगवानों का विरोध है। तो ये मूर्ति पूजकों को अपने में जोड़ने के लिए इस्लाम क्यों नाच रहा है भाई? एसटी में आज ये क्या है कि एसटी शेड्यूल ट्राइब अगर इस्लाम में कन्वर्टेड हो तो उसकी उपलब्धियां जो है, उसके जो फायदे हैं वो अबाधित रहते हैं। तो वो एसटी क्यों है? इस्लाम में वो ट्राइब्स थोड़ी थे, जो मूर्ति पूजक ट्राइब्स थे वो मुसलमान थोड़ी थे। संस्कार अलग थे, रीतियां अलग थी, ईसाइयत से भी रीतियां अलग थी। ये केवल और केवल समाज को विभाजित करके उसके माध्यम से देश के विभाजन का षड्यंत्र है। और जो भी कांग्रेसियों ने, कितने भी उच्च वर्णीय हिंदू हो, उन्होंने इसमें साथ दिया हो, उनका तो मतलब क्या कहें, उनके जाने दीजिए, गाली निकलेगी मुझे। जी। तो मैं सर एक चीज देखता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना भी चाहता हूं इसी से संबंधित, लेकिन इतना ही कहूंगा कि वो किसी भी इज्जत के काबिल नहीं, किसी भी सम्मान के नहीं, इज्जत तो कोई नहीं दे रहा जी। वो तो जब मोदी जी स्वयं उनका सारा सम्मान छीन ले रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि दे डोंट डिजर्व एनी रिस्पेक्ट एट ऑल। मैं ये पूछना चाह रहा था आनंद सर कि अक्सर हमने देखा है कि जो ये रीजनल पार्टी है, जो इंडी अलायंस, जो लेंडी अलायंस आपने बोला, तो उसको एक मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह मिलता है। वहां 20%, 17%, 15% से वो अपनी शुरुआत करता है, बाय डिफॉल्ट मिलेगा उसको, कोई डाउट नहीं है। दूसरा, फिर उसको हिंदुओं की जाति का एक
टॉप अप चाहिए होता है, उसको हिंदू नहीं चाहिए होता है। हाँ, उसको या तो यादव चाहिए, या कहीं पे मराठा चाहिए, या कहीं पे जाट चाहिए, पश्चिम यूपी में या हरियाणा में जाट चाहिए, या बाकी अन्य प्रदेशों में उसको कोई कहीं पे। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सवर्ण, दलित और मुसलमान, तब ओबीसी को बाहर कर दिया था, तब मुलायम सिंह यादव ओबीसी के नेता बन के आए। उसको कभी पूरा हिंदू नहीं चाहिए। देखिए मैं एक आपको उसको यहाँ एक बात, मैं एक मेरा सवाल ये है सर, तो और मुस्लिम वोट बैंक को मीडिया का पूरा समर्थन रहता है। मुसलमान वोट बैंक के किसी कुकर्म पे मीडिया कभी कुछ नहीं बोलता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हिंदुओं को जाति में पोस्ट 1947 विभाजित करने का सारा षड्यंत्र इस मुसलमान वोट बैंक द्वारा समर्थित नेताओं, या डायरेक्टली इस मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से हुआ है कि हिंदुओं की जातियों पर बात होगी, इनके इंटरनल जातियों पर कोई बात नहीं होगी, और या हिंदू डिवाइडेड रहे जातियों में, ऐसा मुसलमान वोट बैंक की पूरी पूरी कवायद है? आनंद अरे साहब। हलकट लोग होते हैं एक नंबर के, इनके जो नेता है, ठीक है, राहबर कहलाते हैं, रहनुमा कहलाते हैं, रहजन है ये। रहजन का मतलब समझते हैं? जी सर। लुटेरे हैं इनके नेता, जिन्होंने गरीब हिंदुओं को मुसलमान बना तो लिया। पसमानदा जो है, अशरफ ने गरीब हिंदू को या दलित हिंदू को मुसलमान बनाया, रखा पसमानदा, ठीक है, इस्तेमाल हुआ लेकिन पामाल भी हुआ। मालामाल तो अशरफ हुआ है, जो बाहरी लुटेरा है, जो बाहर से आया हुआ लुटेरा है, वो अशरफ कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है। श्रेष्ठता कौन सी है? कमीनेपन की। वो मालामाल हुए हैं। गरीब मुसलमान तो पामाल ही रहा है, वो बस इस्तेमाल हुआ है। उसको अशरफों ने क्या किया? तुम जिनसे निकले हो उनके प्रति घृणा दिखाओ, उनको लूटो, लूटने में हमारी सहायता करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे, हम तुम्हें समर्थन देंगे। तो पसमानदा का अशरफों ने केवल इस्तेमाल किया है, पसमानदा तो पामाल ही रहा है। और इसमें इनको गरीब रख के इनकी गुर्बत का जो फायदा उठाया है, बाकायदा कैंसर है ये अशरफ लोग। इन्होंने कभी देश की सोची है? या ये कांग्रेस पार्टी ने भी, या इन पार्टियों ने भी, इनके पास देश के लिए कोई विजन रहा है कभी? इनका हमेशा, आप उनका गणित देखें, हमेशा वोट बैंक के बाहर उन्होंने कभी सोचा नहीं है। ये जो भी हरामखोर, एक मिनट, ये जो भी हरामखोर सामाजिक न्याय की बात करता है ना, वो हमेशा देश के साथ अन्याय करता है। उसके पास देश के लिए कोई विजन नहीं होती। ये हमेशा किसी ना किसी को बताता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं तेरे लिए लड़ूंगा। तो उसको अपनी लड़ाई इसलिए लड़नी है क्योंकि उसमें से अपने लिए कुछ कमाना है। इसके लिए वो हमेशा कोई ना कोई विक्टिम ढूंढता है या उसे विक्टिम बनाता है। ये मॉडिफाइड मंथरा लोग हैं। मंथरा को क्या था? देखिए, कैकेयी तो श्री राम के राज्याभिषेक से खुश थी, फूली नहीं समा रही थी, श्रृंगार कर रही थी, सजने के लिए, सज रही थी राज्याभिषेक के लिए। मन में जाके जहर तो मंथरा ने डाला ना कि राजमाता कौशल्या बनेगी तो तेरी हालत ये होगी और भरत को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। एक तो सौतन का भाव जगाया और पुत्र के प्रति ये जगाया कि पुत्र को तेरे, हालांकि भरत और राम में क्या प्रेम था वो तो, मतलब भरत की तो मिसाल दी जाती है बंधु प्रेम के लिए। ठीक है बहन, भाई हो तो भरत जैसा कहा जाता है, तो वो क्या प्रेम था ये तो सब जानते हैं। लेकिन कैकेयी के मन में वो माचिस जलाकर, वो माचिस की तीली जलाकर मंथरा ने पूरा कांड किया। इनको मैं मॉडिफाइड मंथरा इसलिए कहता हूं क्योंकि मंथरा तो उससे उसको कोई बेनिफिट दिखने वाला तो था नहीं। जो कही ना, जो तुलसी बाबा ने जो कहा है ना, कौनो हो नृप हमें का हानि, ये मंथरा का डायलॉग है। हाँ, चेरी ही रहूंगी न बनूंगी रानी, ये मंथरा ने कहा था। उसने कहा कि चेरी ही रहूंगी, मैं तो दासी ही रहूंगी, मुझे क्या हानि क्या है उसमें?
तो मंथरा को ना हानि थी ना लाभ था, लेकिन ये जो मॉडिफाइड मंथरा है, इनको अपना स्वार्थ होता है, इनको अपने लाभ दिखते हैं, इसलिए देश की हानि कर देते हैं। ये केवल समाज की हानि नहीं होती, ये देश की लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक हानि होती है। जी, मेरा आपसे इसी सिलसिले में एक सवाल और है सर। ऐसे लोगों पर तो मतलब क्या है, इनको क्या ही कहें, जो भी कोई गाली बात दे नहीं सर। कम है। जी, नहीं नहीं, मतलब कहना आवश्यक ये है। नहीं, ये पार्टियों के लिए उन्होंने कभी देश या प्रदेश की भी उन्नति के लिए उन्होंने किया ही क्या है? केवल बांटा है। इस जाति का सर उनके आरक्षण, जाति का आरक्षण, बस उसके मतलब एक्चुअली क्या है ना, जब ये आरक्षण की बात करते हैं ना, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि इनको, इनके पीछे जो खड़ा है वो अपना हित रक्षण करता है, बाकी कुछ नहीं करता। ऐसे लोगों को तो राजनीति में भी रहना नहीं चाहिए, देश डुबा देंगे ये लोग। सर इनके अपने प्रदेश से करोड़ों लोगों का पलायन हुआ है। बिहार से लालू राज में और हाँ, उत्तर प्रदेश से मुलायम राज में करोड़ों लोगों का पलायन हुआ। दूसरे अरे प्रदेशों में क्या काम किया, जो भी किया। देखिए, भैया शब्द को गाली का दर्जा देने का श्रेय अगर देना चाहे तो मुल्लालू को देना चाहिए, बाकी कोई नहीं। ये उसके यूं कहिए उनका उस पर एकाधिकार है, भैया शब्द को गाली बनाने का। नहीं तो बंगाली दादा आदर और प्रेम सूचक है, भैया भी गाली नहीं है, लेकिन वो शब्द को गाली बनाने का अगर क्रेडिट किसी को देना चाहिए तो मुलायम और लालू को देना चाहिए। जी। सर इसी सिलसिले में मेरा एक सवाल आपसे है कि मोदी जी ने यह शब्द इस्तेमाल किया कि ये मुजरा करते हैं इंडिया अलायंस से पार्टियां उस वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक के सामने। कुछ उदाहरण देना चाहेंगे सर कि ये लोग किस प्रकार से लेट जाते हैं मुस्लिम वोट बैंक के दुराग्रह या उनके जो भी अनरीजनेबल डिमांड्स होती हैं या जो भी बहुत घटिया बातें होती हैं, हरकतें। एक दो एग्जांपल मैं जानना चाहूंगा कि ये पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक के सामने कैसे लेट जाती हैं या किस प्रकार से उनका तुष्टिकरण तो बहुत सॉफ्ट वर्ड है, कैसे उनको जो है अपने पाले में रखें, ऐसे इंश्योर करती हैं। मतलब कैसे तोहफा कबूल होते हैं उनके सामने, तो हाँ तोहफा हाँ कबूल पोज में प्लीज। कैसे आ जाते हैं। तो हाँ देखिए, हाँ ऐसे एग्जैक्टली। ऐसे ऐसे क्या है ना, देखिए बात यह है कि ये कभी भी ऐसी डिमांड लेकर नहीं आते, ऐसी डिमांड लेकर नहीं आते। उनकी डिमांड जो है ना बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत महीन डिमांड होती है। डिमांड केवल इतनी होती है कि आप मुसलमान के प्रति केसेस वगैरह ज़्यादा रजिस्टर ना करें, पुलिस को उस पर हाथ मत रखने दो। उससे ज़्यादा उनकी डिमांड नहीं होती, उतनी उनके लिए काफ़ी है। सर कर्नाटक जीतते ही एक मुसलमान ने बोला था हमको होम मिनिस्ट्री चाहिए। वो तो था कादर, वो था बोला, लेकिन वहां मिली नहीं उसको। एक मिनट, तो उसने लेकिन बात तो रखी थी कि हमको ये चाहिए, इट इज पे बैक टाइम वगैरह, शुक्रिया अदा करने का टाइम आ गया वगैरह वगैरह, वो सब उसने बोला था। मेरे पास वीडियो भी है उसका रखा हुआ। नहीं ऑफ कोर्स यस। और सो मच सो दैट कि जब भारत देश का पहला गृह मंत्री एक मुसलमान बनता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसके एक महीने के अंदर कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होता है, जिसकी वजह से 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना देश, अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है, उस पर कोई केस नहीं होता। जो आपने केस की बात की, आज तक FIR नहीं उस पूरी घटना पर, और सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान लेने से मना कर चुकी है। नहीं, उस पर संज्ञान, उस पर केस कैसे होगी? वो बना, लेकिन नहीं मुफ्ती मोहम्मद पे नहीं, किसी भी आदमी पर, किसी भी आतंकवादी पर जिसने वो किया। हाँ, वो तो अभी उसने तो क्या कहे उसको, वो मुफ्ती के लिए तो देश ही मुफ्त, माले मुफ्त था। दिले बेरहम से उसने लूटा, क्या करें। ये मुफ्ती तो क्या है, वो उनके लिए वो मुफ्ती शब्द जो है ना, वो तो मैं हमेशा मुफ्त ही पढ़ता हूँ। सर 1946 में जी 1946 में पूरे देश में एक ही जगह मुस्लिम लीग की सरकार थी, वहां मुसलमान CM था, दैट वाज वेस्ट बंगाल। और सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे और सारा हत्याकांड पार्टीशन वाला वहीं शुरू होता है। देखिए उसका नाम जो था वो हम गलत लेते हैं, सोहरावर्दी कहते हैं या सोहरावर्दी कहते हैं। एक्चुअली उसको तो छुरावर्दी करना चाहिए था। He was named as Butcher of Bengal। हाँ, तो उसको छुरावर्दी कहना चाहिए था ना।
छुरा और वर्दी, उसका नाम एक्चुअली छुरा वर्दी करना चाहिए था। और वो यू नो व्हाट ही बिलोंग टू, ही बिलोंग टू सोहरावर्दी, एक्चुअली सूफी ऑर्डर, ये जानते हैं आप? अरे सूफियों पे तो जो मिथ फैलाया गया है, हाँ वो तो सबसे बहुत है। बड़े एक ही सेकंड, हत्याकांड कराने वाले सूफी रहे जी। एक सेकंड। सुफ का मतलब जानते हैं आप? नहीं। सुफ मतलब वूल, ऊन, ठीक है। तो सूफी जो है वो वूल के कपड़े पहनता है, मतलब जो उनके जो रोब्स होते थे ना वहां, जो क्या कहते हैं, वो जो लपेटते थे कंबल वगैरह, वो तो भेड़ के ऊन से बनते हैं। तो सूफ के कपड़े जो पहनते हैं वो सूफी थे। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, पुलिंग वूल ओवर द आईज, मतलब पब्लिक का सी काटना। पुलिंग वूल ओवर द आईज मीन्स किसी को मूर्ख बनाना, तो सी काटना कह सकते हैं। तो सूफ का अर्थ जब आप वूल कहते हैं और ये पुलिंग वूल ओवर द आईज, ये मुहावरा जब आप कहते हैं, तो सूफी कैसे थे ये आप समझ जाते हैं। The first ones to start mind games on Hindu हाँ जनता। देखिए हिंदू का क्या है ना, हिंदू आपने कभी गायों को देखा है? गायों के झुंड को देखा है आपने कभी? आप अगर कभी कहीं गायें बैठी हो ना, उसमें कोई सांड भी हो, बछड़े भी हो, बछियाएं भी हो, आप उसको अप्रोच करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको देखकर आपके सामने कोई बछिया आएगी सूंघते सूंघते करते, उसके पीछे कोई गाय भी आएगी। दे आर फ्रेंडली इंक्वायरिंग। लेकिन कोई बछड़ा होगा, आप उसको सहलाने भी जाएंगे तो बछड़ा वो आपसे तुनक कर दूर जाएगा। और सांड तो पास फटकने नहीं देता, जब तक वो आपको पूरी तरह से जांच न ले, सांड पास फटकने नहीं देता। नजदीक जाएंगे तो हुंकार भरेगा, नहीं तो फिर गरजेगा भी, तो पास मत आओ। लेकिन गाय जो होती है ना, वो क्यूरियस होती है, फ्रेंडली क्यूरियस वगैरह होती है। तो हिंदू का मेन एटीट्यूड ये है, गौ माता को पूछते पूछते हमारा ये एटीट्यूड हो गया है कि हम फ्रेंडली पूछने जाते हैं, हाँ भाई क्या है, कौन हो? वो आदमी फिर अपनी कहानी बुनता है। तो सूफियों ने हमारे साथ यही किया। उसके बाद काटता अलग से। असल में इस विचारधारा को उसकी असलियत समझे बिना हमने उसे धर्म का दर्जा दिया कि ये भी एक धर्म है। उसको सोच, ये सबसे बड़ा स्कैम है। ये सबसे बड़ा स्कैम है। धर्म कहीं से है ही नहीं। देखिए स्वतंत्रता को पूजने वाले हिंदू, मनुष्य को गुलाम समझने वाले, मतलब मनुष्य गुलाम है और उसने गुलाम पैदा करने वाला कोई है, ये झूठ को मानने वाले लोगों को धर्म कहने, ऐसे विचार को धर्म कहे आप? मेल कहां से होता है? कहीं से नहीं। नहीं, फंडामेंटल बहुत डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस है। इंग्लिश में एक हिस्ट्री गवाह। एक मिनट, इंग्लिश में फंडामेंट नाम का एक शब्द है, वो जानते हैं क्या है फंडामेंट? बताएं सर। एनस को फंडामेंट कहते हैं। वैसे फंडामेंटल डिफरेंस बोले तो ये आज का रिविलेशन था। बाकी सारी बात अपनी जगह, ये अलग मकाम पर ले गया हमारे डिस्कशन को। सर वो तो मेरे ख्याल से दिस इज समथिंग। जी, आपका एक क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा सर मैं। नहीं, बात ये है कि देखिए ये मुद्दा क्या है। देखिए अपना शीर्षक क्या है इसका? मुजरा, मुद्दा और मुजरा। जी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ओबीसी करते करते उसमें मुसलमान को घुसा दिया। पहले ही तुमने हिंदू को बांटा कास्ट में, और आज उसका भी रिजर्वेशन आप उठाकर मुसलमान को ले जा रहे हो कि उसमें यह भी आएगा। ईसाइयों का तो छलावा अलग है, एक नंबर का हरकटपन कर रहे हैं वो।
एससी को जिन्होंने उनको बरगला कर जो ईसाई बनाया, उसमें मैं अलग से करूंगा। मतलब उनके यहां लिखित में वो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो आता है, मतलब वो अभी कह रहे हैं। कहानी ये कही है कि किसी अमीर बाप के बेटी को, जो अमीर बाप जो है वो बेटी को पैसे उड़ाने नहीं देता, तो कोई बदमाश जो है वो बेटी को बरगलाता है कि तेरी योग्यता तो ऐसे रखे जाने की है, वैसे नाजों से रहने की है, ये है फलाना ढिमकाना है, मैं तो तुम्हें ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा। वो भाग के उसके साथ आती है और ये उसके लिए कुछ नहीं करता। वो तू करने वाला था, हाँ मैं करूंगा ना, तेरे बाप को इसके लिए पैसे देने चाहिए, अपने बाप से पैसे लेके आ। और वो बाप को शर्मिंदा करता है कि तू बेटी के लिए कुछ नहीं करता, तू जमाई के लिए कुछ नहीं करता, झूठ मूठ बोल के जमाई बन गया है। ईसाइयों ने यही किया है उनके शेड्यूल कास्ट के साथ। अब वो भी बोल रहे हैं कि दलित्स आर इन द प्यूज नॉट इन द पल्पिट। प्यूज मतलब जो सामने जो कुर्सी आसन होते हैं ना भक्तों के लिए, तो हमारी जगह केवल वहां रखी गई है। पादरी हमें नहीं बनाया जाता। मतलब अब पादरी जो बनते भी है ना, उनको पादरी नहीं बनाया जाता। वो तो बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, वेटिकन से आते हैं, इनकी पूरी हायरार्की वहां से तय होती है। मतलब दिस इज नथिंग बट एन इन्वेजन। आपने इक्वालिटी की बात की, कहां करते हैं इक्वालिटी आप? अलग अलग चर्चेस हैं, अलग अलग कब्रिस्तान है इनके सर। हाँ, और बात यह है कि इनको मतलब, और कहते हैं कि इनमें कास्ट है तो उनको अन्याय होता है। सालो तुमने तो कास्ट को लेकर में तुम्हारे ऊपर ये हो रहा है, तुम्हारे ऊपर ये हो रहा है, तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, ये सब भेदभाव नहीं रहेगा करके ले लिया उनको। हमसे तोड़ लिया, हमसे अलग कर दिया, हमारे खिलाफ दुश्मन बना दिया तुमने, और बोलते हैं कि हिंदुओं में से लेके आओ। असल में हमें इनको पूरा वापस लेना चाहिए, अपने में समा लेना चाहिए। उनके जो बेनिफिट्स है तो ठीक है, दे देते हैं बेनिफिट्स। Yes, लेकिन I think that's these alien ideologies should be put in their place, which is outside India. that's what I was looking for. ये एकदम सही है, और ये पोस्ट 4 जून 2024 इस दिशा में आगे बढ़ने का काम करना है। काफी चीजें ठीक की गई हैं। अब सनातन और भारत और सनातन का आपस में ऐसा इंटरमिंगल है कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये आई देखिए, थिंक फॉर दैट कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने मतलब अंग्रेज और कांग्रेस दोनों ने कुल मिला के स्टीफन पैदा किए है, बाकी कुछ नहीं। वी हैव डिस्कस दैट स्टीफन्स। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टीफन वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू मेक अ सेपरेट एपिसोड ऑन स्टीफन, कि स्टीफन क्या था। एक हल्का सा बता दीजिए लिंक, ताकि आज का क्लियर हो जाए। जैंगो अनचेन्ड नाम के फिल्म में, क्वेंटिन टैरांटिनो की फिल्म थी, उसमें एक वो ब्लैक कैरेक्टर था स्टीफन, जो होम स्लेव बन गया था, हाउस स्लेव या होम स्लेव। अच्छा, उस जमाने में ब्लैक के लिए निगर ये शब्द कॉमन था, लेकिन अपमान करने वाला था। ठीक है, आज तो वो गाली है। आप अगर किसी ब्लैक को निगर कहेंगे तो आपको अमेरिका में जेल होगी। बस ब्लैक लोग कह सकते हैं आपस में वो शब्द। आप ब्लैक कह सकते हैं, कलर्ड कह सकते हैं, पीपल ऑफ कलर कह सकते हैं, वगैरह वगैरह। आप उसको निगर तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अच्छा, तब भी इस फिल्म में छूट से निगर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वो पीरियड फिल्म थी, एक समय दिखा रही, तो उस समय का वो हिस्टोरिकल फिल्मिंग है, तो निगर शब्द का प्रयोग किया गया। स्टीफन का उल्लेख इसलिए है, जबकि वो ब्लैक है लेकिन हाउस स्लेव है, तो वो सूट बूट में होता है। अब बाकी सभी ब्लैक से बेहतर, बहुत बेहतर, गोरों को लगभग गोरों के समकक्ष है। ठीक है, तो ये जो स्टीफन है, ये सभी ब्लैक्स को निगर कहते हैं। साला खुद भी काला है, उन्हीं में से निकला है, लेकिन उनको निगर कहता है। और उसके माध्यम से उन पे राज किया जाता है, उसी ब्लैक के माध्यम से। हाँ, ऐसे स्टीफनों के माध्यम से। लेकिन मतलब ये हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो कॉलेज बनाए, सब कॉलेज एजुकेटेड करके अपनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए जो सब लोग लिए, तो वो स्टीफन की वंशावली आज भी है। जी सर, बहुत बहुत। और वो स्टीफन, वो कॉलेज देखिए, ये कॉलेज जो थे वो उनका प्रयोग था। उनमें से एक कॉलेज का नाम सेंट स्टीफन है, वो सहयोग है।
दिस वी विल डिस्कस लेटर सर, दिस विल डेफिनेटली डिस्कस लेटर। और आपने बहुत क्लियरली बताया कि हमारे में से ही लेकर हमारे ही खिलाफ कर दिया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने, और आज फिर हमसे ही लेने की पूरी जोर लगा रहे हैं। और उनके लिए तैयार है ये इंडिया अलायंस के नेता, जो उनके सामने उनके सारे इस तरीके के घटिया डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उनके सामने लेट जा रहे हैं, और इस पर मोदी जी मुजरा कर रहे हैं। तो और जब मोदी जी ने ये बात कह दी तो उन लोग को मिर्ची लगे कि इतनी बड़ी सत्य बात इतने कटु तरीके से क्यों कह दी। नहीं नहीं, कड़वा सत्य भाई लो, बस एक और जी बात है। जी सर, देखिए, ये फाइनल रिमार्क लीजिए, मोदी जी जी की बात को उनको मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि मोदी जी खुद ओबीसी है, इस बात की भी उनको मिर्ची लगी है। ये भी बात है, गुड पॉइंट। तो दर्शकों कृपया आप हमें मतलब कमेंट्स में जरूर असल में जनता से कोई उठे जो इनकी नजर में इनके बराबरी का नहीं है, और उनको सुनाए, उनको खरी खरी सुनाए, दिखाए, आईना दिखाए, खरी खरी सुनाए, ये इनको गवारा नहीं होता। ये असल में समाजवाद का नाम लेते हुए ये असल में एलिट ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट रिक्वायर्स अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर कि इंडिया अलायंस किससे बना, कैसे आया, कौन किन एलिट के द्वारा रन किया जाता है, और मोदी कहाँ इनके सिस्टम में कहीं फिट नहीं हो पाए इसलिए चिढ़ते हैं, इसीलिए इनकी बदतमीजी, इस तरीके की घटिया शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। और स्टीफेंस का बहुत बड़ा उदाहरण हमारी अपनी जुडिशरी है, जो आज भी ब्रिटिश के द्वारा ओढ़ाया गया काला चोगा पहन के ही बैठती है, ड्रेस तक नहीं चेंज किया आज तक, बाकी तो हटा दीजिए। तो स्टीफन तो जी पूरी जी जी सर, मतलब एक स्टीफन जमात है, काफी समय हो गया, हाँ, हाँ। जमाते स्टीफन है, बिल्कुल काफी समय हो गया, और हमारे ख्याल से बहुत सारी विषय भी हमारे बच्चे हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। दर्शकों कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आज की चर्चा आपको कैसी लगी, आपके क्या सुझाव, आपकी क्या राय इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर और इन सारी बातों पर। और कृपया वीडियो हमारा जरूर लाइक करें, शेयर करें, आनंद सर को हम बार बार बुलाते रहेंगे, और शेयर अवश्य करें जी जी, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। थैंक यू, नमस्कार।